हेलो एंड वेलकम, दिस इज प्रतिभा सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज बहुत लंबे ब्रेक के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसे शॉर्ट में पॉश एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जस्ट बिकॉज हमने एक एक्ट को पढ़ना शुरू करा है चैनल पर पहली बार, तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी एक्ट को पढ़ने के पीछे बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए। ना सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जिस भी एक्ट को हम पढ़ रहे हैं उस एक्ट का क्या पर्पस है। और ये पर्पस हमें कहाँ से पता चलता है? प्रियम्बल से। किसी भी एक्ट का प्रियम्बल बताता है कि उस एक्ट को लाने के पीछे क्या पर्पस था। ना बेसिकली हमें लगता है कि जो प्रियम्बल है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के ही नहीं बल्कि हर एक एक्ट का अपना खुद का प्रियम्बल होता है, जहाँ पे वो अपने एक्ट को लाने का जो पर्पस है वो रिटर्न देता है। इसके साथ साथ हमें देखना है कि एक्ट को लाने के पीछे ऐसी कौन सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, ऐसी क्या हिस्ट्री में हुआ था, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग क्या थी जिसकी वजह से उस एक्ट को लाना पड़ा। नाउ क्योंकि हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो ज्यादातर अंडरपिनिंग्स जो होती है वो केस लॉज होते हैं, तो हमें वो केस लॉज देखने हैं जिसकी वजह से इस एक्ट को लाने की बात हुई होगी। नाउ फीचर्स हमको देखना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एक्ट जिसको हमें पढ़ते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। फीचर्स, फीचर्स में बेसिकली क्या चीजें आती हैं? कीवर्ड्स एंड द डेफिनेशन। और ये हमें कहाँ से पता चलती हैं? ये हमें विद इन द एक्ट पता चलती हैं, एक्ट के अंदर लिखी रहती हैं। तो जैसे कि हम पॉश एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पॉश एक्ट के अंदर देखने होंगे कि कौन सा डेफिनेशन काम के हैं और इसमें कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं। नौ बात करते हैं अगर हम प्रियम्बल की, तो ये जो एक्ट है जैसा कि इसका नाम ही बताता है ना, प्रोटेक्शन ऑफ द विमेन एट वर्क प्लेस। तो इस बेसिकली एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, और साथ ही साथ उनको प्रिवेंट करने का काम करता है, रिड्रेस और रिड्रेसल का भी काम करता है यदि किसी महिला कर्मचारी के द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट के मैटर्स को कंप्लेन किया गया है। तो नाउ ये साथ ही साथ क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किसी भी नागरिक को अंडर आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 19 इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है, राइट टू लाइफ हो चाहे वो इक्वालिटी के राइट्स हो, तो इन सबको भी प्रोवाइड करता है। और यदि किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटी होती है वर्क प्लेस पे, तो इन गारंटीड राइट्स पे भी अफेक्ट पड़ता है। और ये जो एक्ट है ये बेसिकली एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो कि फ्री है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। इस वजह से भी इस एक्ट को लाया गया। नाउ देखते हैं क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही इसके पीछे एक वजह थी एक्ट को लाने के, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से इस एक्ट को लाना जरूरी था। तो यस, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स, जो भी तरह तरह के सेक्सुअल हरासमेंट वाली एक्टिविटीज हो सकती होंगी, वो सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है। एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज किया गया है, और विमेन डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर इंटरनेशनल लेवल पर कई तरह के कन्वेंशंस किए जाते हैं, जिसमें से एक सबसे रिकॉग्नाइज्ड कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसको शॉर्ट में सीडो कहा जाता है। और इस कन्वेंशन को भारत सरकार के द्वारा 25 जून 1993 में रेटिफाइड किया गया था। ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से इस तरह का एक एक्ट लाने की जरूरत पड़ी। ना दीज वर द पर्पस, कि क्या पर्पस थे एक्ट को लाने के पीछे। ना अब हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग क्या थी, ऐसी कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी थी जिसकी वजह से इस एक्ट को लाने की बात की गई। ना 1992 में राजस्थान के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट के साथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक महिला वर्क कर रही थी, भवरी देवी, और एक सोशल वर्कर की तरह वो वहाँ एम्प्लॉयड थी। और अपने काम के दौरान उन्होंने
एक समय पे ऐसा पाया कि जहाँ पे वो कार्य कर रही थी वहां पर आसपास के एरिया में एक छोटी बच्ची की चाइल्ड मैरिज हो रही थी, शादी हो रही थी। और क्योंकि वो विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड कर रही थी, तो उन्होंने इस शादी को रोकने के भरसक प्रयास किए जिस तरह से वो कर सकती थी। उस समय पे इस चाइल्ड मैरिज को रोक दिया गया, लेकिन बाद में जब वो कंप्लेन करने गई पुलिस में, जिनके अगेंस्ट करने गई, उनकी कंप्लेन भी लिखी गई, लेकिन थोड़े समय के बाद ये देखा गया कि उनके साथ गैंगरेप किया गया है। जो भी अक्यूज थे, जिन्होंने इनके साथ गैंगरेप किया था, उनको अरेस्ट भी किया गया, कोर्ट में उनके ऊपर ट्रायल भी चलाया गया। लेकिन उन अक्यूज पर्सन का पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, जिसकी वजह से, जिसका फायदा उठाते हुए वो उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई चार्जेस नहीं लगे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर मतलब सेशन कोर्ट ने भी उनको बिल्कुल बरी कर दिया ना। ये जो चीज थी, ये जो मुद्दा था, ये पूरे टाइम पीरियड में काफी सुर्खियों में आ चुका था। काफी सारे न्यूज चैनल्स में, बहुत सारे अखबारों में ये खबरें छप चुकी थी। और देश भर के अंदर जितने भी एनजीओस थे, जितने भी विमेन एक्टिविस्ट थे, उन महिलाओं ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया। और उस कॉमन प्लेटफॉर्म का नाम रखा विशाखा। तो बेसिकली हमें क्या लगता होगा कि विशाखा किसी लड़की का नाम है, विशाखा गाइडलाइन सुनते हुए। बट विशाखा किसी लड़की का नाम नहीं है। विशाखा एक प्लेटफॉर्म है जो कि विमेन एक्टिविस्ट ने, या फिर विमेन जो एनजीओ चलाते हैं विमेन राइट को लेकर, उन्होंने क्रिएट किया था फॉर फाइलिंग अ पीआईएल। और इस पीआईएल को फाइल करते समय विमेन एक्टिविस्ट जो थी, उन्होंने विमेन राइट के लिए जो वर्क कर रही थी, उन्होंने सिर्फ एक ही डिमांड करी थी कि कुछ गाइडलाइंस दी जाएं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। क्योंकि भवरी देवी वाला केस भी सेक्सुअल हरासमेंट और विमेन वर्क प्लेस से रिलेटेड था। तो इसी तरह की डिमांड की गई। और 1997 में जब केस का जजमेंट हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को ध्यान में रखा और विशाखा गाइडलाइंस दी। मतलब विशाखा गाइडलाइंस या कुछ सर्टेन गाइडलाइंस दी, जिनको विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाने लगा ना। क्योंकि आर्टिकल 141 भी ये डिक्लेयर करता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो भी जजमेंट्स होंगे वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाइंडिंग होंगे, हर एक हाई कोर्ट्स के ऊपर, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर। इस वजह से ये जो गाइडलाइंस थी वो ऑल ओवर इंडिया के लिए वर्क कर रही थी, है ना। तो अब देखो क्या हुआ, अब ऐसा क्या हुआ होगा, इमीडिएट क्या हुआ होगा कि विशाखा गाइडलाइन से एक पॉश एक्ट बन गया। नौ ध्यान में रखना, हमने 1993 में जो सीडो कन्वेंशन था उसको रेटिफाइड किया था। 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आई थी। और 2013 में पॉश एक्ट आया। तीनों में बहुत सारे सिमिलैरिटीज थी। 1993 के जो कन्वेंशन था, उसको हमने कॉपी किया अपने विशाखा गाइडलाइंस में। और विशाखा गाइडलाइंस बहुत हद तक हमने कॉपी किया पॉश एक्ट बनाने में ना। ऐसी कौन सी चीज हुई थी जो हमने उसी गाइडलाइंस को उठा के एक्ट बना दिया ना। अगर मैं आपको बोलूं कि पॉश एक्ट जो है वो 2013 में आया, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि 2012 में एक बहुत मेजर घटना घटी होगी शायद, जिसकी वजह से इमीडिएट आया। तो 2012 में निर्भया का केस आया था, जो कि बिल्कुल विमेन प्रोटेक्शन से रिलेटेड था, प्लस ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से रिलेटेड था ना। वो वाले एक्ट जैसे वो वाला केस जैसे ही आया 2012 में, 2013 में तुरंत विशाखा गाइडलाइंस को कन्वर्ट करके एक पॉश एक्ट बना दिया गया ना। इस एक्ट के जो फीचर्स थे वो क्या थे ना, इस एक्ट के अंदर सबसे पहले डिफाइन किया गया था अग्रीव्ड विमेन को। और अग्रीव्ड विमेन को डिफाइन किया गया सेक्शन 2A के अंदर। एज पर द एक्ट एग्रीव्ड वुमेन का मतलब है इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस। अगर वर्क प्लेस की बात की जाए, अ वुमेन ऑफ एनी एज, किसी भी एज की महिला हो सकती है, एज यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखी है, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, चाहे वो उस वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयड है या नहीं है, लेकिन जो एलिगेशंस लगाती है सेक्सुअल हरासमेंट का, वो अग्रीव्ड वुमेन होगी। दूसरी चीज इसमें कही गई, अगर वो ड्वेलिंग प्लेस या फिर घर की बात करते हैं, तो किसी भी एज की महिला एम्प्लॉयड इन सच प्लेस, उस जगह पर एम्प्लॉयड महिला कही जाएगी कि वह अग्रीव्ड वुमेन है ना। दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर वर्क प्लेस है तो वहां पर वो एम्प्लॉयड है या नहीं है,
कोई महिला किसी पर एलिगेशन लगाती है सेक्सुअल हरासमेंट का, तो वो एक ग्रीव वुमेन है। अगर ड्वेलिंग प्लेस की बात हो रही है, जैसे कि हाउस हेल्प होती हैं, तो हाउस हेल्प की अगर बात हो रही होगी तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे वर्किंग विमेन ही, एम्प्लॉयड विमेन ही कही जाएगी कि वो एग्री विमेन है। नाउ इसके सेक्शन 2N के अंदर डिफाइन किया गया है सेक्सुअल हरासमेंट को। व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट एज पर दिस एक्ट? तो सिमिलर है बहुत हद तक इसकी डेफिनेशन टू द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट विच इज गिवन इन द आईपीसी 354। बिल्कुल लगभग लगभग सिमिलर है। यहाँ पर भी सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया गया है। एक या एक से ज्यादा अगर अनवेलकम एक्ट्स होते हैं या बिहेवियर होता है, तो उसको कहा जाएगा कि सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है। जैसे कि नंबर 1 पे कहा गया है फिजिकल कांटेक्ट या एडवांसेस, कोई आपसे डिमांड करता है या डिमांड या रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर्स की, मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं, शोइंग पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी शो की जा रही है विदाउट द परमिशन, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। इसके अलावा कोई भी वर्बल या फिर नॉन वर्बल कंडक्ट जो कि सेक्सुअल नेचर का है, साथ ही साथ अनवेलकम है, तो उसको कहा जाएगा कि सेक्सुअल हरासमेंट है। ना इसके साथ जो हमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखनी है, दैट इज वर्क प्लेस। वर्क प्लेस डिफाइन किया गया है सेक्शन 2O के अंदर, और एज पर द एक्ट वर्क प्लेस के अंदर इंक्लूड होता है कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अंडरटेकिंग स्टेबलाइज्ड, ओन, कंट्रोल और wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate government or the local authority or a government company etc। तो इसके अंदर ये सारी चीजें, चाहे वो डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरटेकिंग है, जिसको स्टेबलाइज किया गया है, ओन किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे आधा या पूरी तरीके से, और फाइनेंस और फंड किया जा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर रही है, कोई लोकल अथॉरिटी कर रही है या गवर्नमेंट कंपनी कर रही है, तो उसको कहा जाएगा कि वो वर्क प्लेस है ना। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्राइवेट वेंचर, अंडरटेकिंग, एंटरप्राइज, यहाँ तक कि एनजीओज भी वर्क प्लेस कहलाएंगी। इसके अलावा कोई भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स, कोई स्पोर्ट इंस्टीट्यूट या फिर स्टेडियम, कोई भी प्लेस जहाँ पे विजिट किया गया है एम्प्लॉय के द्वारा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन यूज किया गया है एम्प्लॉय के द्वारा, जो एम्प्लॉयर ने उसको प्रोवाइड किया था, वो जो पूरी जर्नी के दौरान, उसको भी वर्क प्लेस माना जाएगा। अगर कोई मेड है या हाउस हेल्प है, तो उस वाली कंडीशन में जो ड्वेलिंग प्लेस हैं या फिर जो हाउसेज हैं, उनको भी वर्क प्लेस माना जाएगा, वो भी कार्यस्थल होंगे। नाउ सेक्शन 3 बात करती है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट की, कि किस तरह से प्रिवेंट किया जाए सेक्सुअल हरासमेंट को। नाउ इसमें जो सेक्शन 2 थी, उसमें 3 ही सब पार्ट हमें ध्यान रखने हैं। द वेरी फर्स्ट इज 2A, दैट इज aggrieved women, the second one is 2N, that is sexual harassment, and third one is 2O, which is workplace। Now section 3 is all about prevention of sexual harassment। तो यहाँ पे कहा गया है कि no women shall be subjected to sexual harassment at any workplace। किसी भी महिला के साथ sexual harassment नहीं होनी चाहिए वर्कप्लेस पे। अगर ये फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस जो कि नीचे दिए गए हैं, इनमें से कोई भी चीज होती है, तो उसको कहा जाएगा कि सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है ना। वो क्या क्या चीजें होंगी? implied और explicit promises of preferential treatment in her employment। जो हमने 2N में पढ़ा था ना सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन, वो सेम चीजें अगर इन सर्कमस्टेंसेस में हो रही हैं, यानी कि वो सेम चीजें जो 2N में डिफाइन थी, अगर वो implied और explicit promises के बेसिस पे हो रही हैं, कि आपको आपको मीन्स जो भी कोई विमेन है जो वर्किंग है किसी वर्क प्लेस में, उसको कहा जा रहा है कि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी आपके एम्प्लॉयमेंट के अंदर उन सारी एक्टिविटीज के लिए, तो फिर वो कहा जाएगा कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है ना। इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट, वन सेकेंड, हाँ, implied or explicit threat of detrimental treatment in her employment। अगर आप डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेट कर रहे हो, डरा रहे हो,
उस महिला को और कह रहे हो कि आपकी जो वर्क प्लेस है, जहाँ आप एम्प्लॉयड हो, आपके एम्प्लॉयमेंट में डेट्रीमेंट किया जाएगा उन सारे एक्टिविटीज के लिए, मतलब 2N में जो चीजें दे रखी हैं वो सारी चीजें यहाँ पे बोली गई इन एक्टिविटी, ये चीजों की वजह से, तो भी कहा जाएगा कि महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है एट द वर्क प्लेस। नाउ आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि किसी भी महिला के साथ इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट किया जा रहा है उसके प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को लेकर, यानी कि उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ वर्क नहीं करने देंगे, यहाँ तो छोड़ो आपको फ्यूचर में कहीं काम नहीं करने देंगे, तो भी कहा जाएगा कि सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है महिला के साथ वर्क प्लेस पे। इंटरफेरेंस की जा रही है उसके काम के साथ, उसके लिए एक ऑफेंसिव एंड हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, तो भी कहा जाएगा कि उस महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है ना। हमें ये बात ध्यान रखनी होगी, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, कि जो चीजें सेक्शन 2N में कही गई हैं सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन करते हुए, अगर वो इन सर्कमस्टेंसेस में होती हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तब कहा जाएगा कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है, वर्ड ऐड हो जाएगा एट वर्क प्लेस ना। उस महिला को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जा रहा है जो कि उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी को अफेक्ट कर रही है, तब भी कहा जाएगा कि महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है एट वर्क प्लेस। नाउ सेक्शन 4 इज ऑल अबाउट द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। ना ये बोला गया इस एक्ट के अंदर, जो कि गाइडलाइंस में भी कहा गया था, कि कोई भी वर्क प्लेस जहाँ पे कम से कम 10 लोग वर्क करते हैं, उस वर्क प्लेस में ये मैंडेटरी होगा कि एम्प्लॉयर अपने यहाँ पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को गठित करे, उसका वहाँ उसको बनाए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, ताकि अगर कोई शिकायतें होती हैं तो उस पे वहां पे शिकायत की जाए और एड्रेस किया जाए उस शिकायतों को। ना यहाँ पे बोला गया सेक्शन 4 के अंदर कि हर एक एम्प्लॉयर वर्क प्लेस पर शॉल बी एन ऑर्डर इन राइटिंग कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी बी नोन द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। रिटन में एक लिख के देगा, मतलब रिटन ऑर्डर के द्वारा एक कमिटी को गठित करेगा जिसको इंटरनल कंप्लेंट कमिटी कहा जाएगा। नो जैसे हर एक कमेटी का कोई चीफ होता है, कोई चेयरपर्सन होता है, उसी तरह से इस कंप्लेन कमेटी की भी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगी, हर एक इंटरनल कमेटी में होगी, जो कि ऑफिस को होल्ड करेगी फॉर सच अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, मतलब इनका जो टाइम पीरियड होगा वो 3 years का होगा। यहाँ पे ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी वो कंसिस्ट करेगी, जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, और ये जो मेंबर्स होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द एम्प्लॉयर। कौन कौन होगा इस कमेटी के अंदर? एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगी जो कि एक महिला का होना जरूरी है, और ये महिला भी सीनियर मोस्ट वर्किंग एम्प्लॉय होगी। जितने भी एम्प्लॉयज वहां पे वर्किंग है वर्क प्लेस पे, उन सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट होंगे। इसके साथ साथ बोला गया कि नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मतलब 2 से कम नहीं होने चाहिए, फ्रॉम अमंग एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसमें से कम 2 एम्प्लॉयज होने चाहिए, प्रेफरली कमिटेड टू द कॉज ऑफ विमेन। लेकिन उन प्रेफरेंस उन मेंबर्स को दी जाएगी, उन एम्प्लॉयज को दी जाएगी जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से विमेन कॉज के लिए वर्क करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है सोशल वर्क का, या उनको किसी भी तरह से कोई लीगल नॉलेज है। इसमें ये भी कहा गया कि एक मेंबर लिया जाएगा एनजीओ से, जो कि एसोसिएशन कमेटी में रहेंगे और ये काम कर रहे होंगे फॉर द कॉज ऑफ विमेन, और अ पर्सन फेमिलियर विद द इशू रिलेटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट। है ना, एनजीओ तो बहुत सारे वर्क के लिए हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे उन एनजीओ की बात की जा रही है जो विमेन राइट को लेकर एक्टिव है। यहाँ पे ये भी कहा गया, प्रोवाइड किया गया कि 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर जो होने चाहिए वो विमेन होनी चाहिए। मतलब आपकी पूरी जो कमेटी है अगर 10 लोगों की बन रही है तो उसमें से 5 महिलाएं होनी ही चाहिए, ऐसा इस सेक्शन में कहा गया है। नाउ सेक्शन 6 इज ऑल अबाउट द कंस्टिट्यूशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकल कमेटी। ना देखो, एक है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और एक होती है लोकल कमेटी। ना लोकल कमेटी की जरूरत कहाँ पड़ती है ये भी जानना जरूरी है।
अभी हमने देखा था कि वर्क प्लेस जो ड्वेलिंग होम्स होते हैं, जो हाउस होते हैं हमारे, वो भी वर्क प्लेस होते हैं। लेकिन वहां पे 10 से कम, 10 क्या, वहां पे तो हो सकता है कि कहीं कहीं पर सिर्फ एक मेड हो, कोई यूनियन नहीं होती, कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, कोई 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 इंटरनल कमेटी नहीं होती। तो क्या ऐसे विमेन अपनी कंप्लेन नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। तो ऐसी वाली सिचुएशन के लिए जहाँ पे कोई इंटरनल कंप्लेन कमेटी नहीं है, या फिर जो वर्किंग वुमेन है वो किसी ड्वेलिंग हाउस में या होम में वर्क कर रही हैं, ऐसी वाली कंडीशन में उन वुमेन के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो वो लोकल कमेटी में अपनी शिकायत कर सकती हैं। सेक्शन 6 कहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जुरिस्डिक्शन है लोकल कमेटी का, वो क्या होगा। सबसे पहली बात, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा जो कि कंसर्न होगा, और कंसर्न होते हुए एक कमेटी को बनाएगा जिसको कहा जाएगा लोकल कमेटी। बेसिकली ये जो लोकल कमेटी होगी ये रिसीव करेगी सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स को, है ना, और कंप्लेन को क्या करेगी, रिसीव करेगी। कंप्लेन जैसे ही इनके पास रिसीव होंगी, एक नोडल ऑफिसर होगा जिसको हर एक ब्लॉक में, तालुका में या तहसील स्तर पर बनाया जाएगा नोडल ऑफिसर को। उन सारे रिसीव्ड कंप्लेन को नोडल ऑफिसर के पास फॉरवर्ड करना होगा, और जब ये रिसीव कर लेंगे कंप्लेन्स को तो ये फॉरवर्ड कर देंगे लोकल कमेटी को विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन के भीतर भीतर। नो आते हैं सेक्शन 9 को, जहां पे बात की जाती है कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, कि किस प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन को फाइल किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी अग्रीव्ड विमेन राइटिंग में कंप्लेन लिख सकती है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के रिगार्डिंग इंटरनल कमिटी को, अगर इंटरनल कमिटी है, नहीं तो वो लोकल कमेटी को भी लिख सकती है अगर इंटरनल कमेटी नहीं है, विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ इंसिडेंट, 3 महीने के भीतर भीतर जब उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटी हुई है, इंसिडेंट हुआ है, उसके 3 महीने के भीतर भीतर वो रिटन में कंप्लेन लिख सकती है। आइदर द कमिटीज, जो भी सिचुएशन जो भी अवेलेबल होंगे उस हिसाब से। इन द केस ऑफ सीरीज, अगर उसके साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं तो जो लास्ट इंसिडेंट हुआ है उसके 3 महीने के अंदर, है ना, तो द डेट ऑफ लास्ट इंसिडेंट, ऐसा इसके अंदर कहा गया ना। इसमें ये भी प्रोवाइड किया गया फर्दर दैट इंटरनल कमेटी या फिर लोकल जो कमेटी होगी मे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग extend the time limit not exceeding 3 months if it is satisfied that the circumstances were such which given preventive the filing a complaint within the said period। इसमें कहा गया कि 3 महीने का समय दिया गया कि 3 महीने के अंदर अंदर करना होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला गया कि अगर जो कमेटी है उनको इस चीज से सेटिस्फेक्शन है कि जो 3 महीने से भी ज्यादा का टाइम लगा है तो वो वैलिड टाइम लगा है, तो टाइम दिया जा सकता है उनको। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाती है सेक्शन 10 में कंसलेशन की। तो यहाँ पे बात, सबसे पहले बात की जाएगी कंसलेशन की। जो विमेन है, एग्रीव्ड विमेन है, और जो रिस्पोंडेंट है, अगर इनके बीच में सुलह की बात आए तो किस तरह से होगी, ये बात करते हैं सेक्शन 10। इंटरनल कमेटी या फिर जो लोकल कमेटी है मे बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी, जो कि सेक्शन 11 में है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, रिक्वेस्ट कर सकती है एग्रीव्ड विमेन को, और मतलब एग्रीव्ड विमेन रिक्वेस्ट कर सकती है अगर वो सेटल करना चाहती है मैटर को बिटवीन द एग्रीव्ड विमेन एंड द रिस्पोंडेंट थ्रू कंसलेशन, provided that no monetary settlement shall be made as the basis of cancellation। तो सेक्शन 10 बोलता है कि अगर महिला कहती है, और वो महिला मतलब उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा, जो एग्रीव्ड विमेन है, अगर एग्रीव्ड विमेन इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है सुलह करवा दी जाए दोनों के बीच में, तो सुलह की जा सकती है। लेकिन ये सुलह किसी भी प्रकार से मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगा। रीजन ये है कि अगर मॉनेटरी सेटलमेंट होने लगा तो शायद ऐसी बहुत सारी फेक कंप्लेंट्स आएंगी, और फेक सिर्फ मॉनेटरी गेन के लिए इस तरह की चीजें भी की जा सकती है। तो सेक्शन 10 इज ऑल अबाउट द कंसलेशन ना। इसके आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि हम नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे, बिकॉज ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने इस पूरे एक्ट को कंटिन्यू किया तो इसके सेकंड पार्ट को जरूर देखिएगा। सेकंड पार्ट को देखेंगे तो आपका पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। Thank you for watching this video and please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.